कहते हैं दिल को देखो, चेहरे को नहीं। लेकिन जिसने भी देखा सिर्फ मेरा रंग देखा। क्या काला होना कोई गुनाह है? अभिशाप है? ताने, अपमान, तिरस्कार और निंदा, क्या यही कालेपन का दूसरा अर्थ है? मेरा रंग क्यों मेरा ही दुश्मन बन गया? श्यामली नाम है मेरा। था, मेरी आप बीती देखी। लकड़ी सजा रही है का? कितना टाइम लग रहा है चाय को? हमरे मरने के बाद लाएगी का? आए माँ जी। जब से हम बिस्तर पे पड़े हैं इसकी तो चांदी हो गई है। पता नहीं क्या करती रहती है हमरे पीठ पीछे। क्या हो? ये तो बता, चाय बनाने गई थी कि चाय की खेती करने गई थी? ये तो पता है ना, सुबह सुबह हमको चाय लगती है, तब देर लगा देती है। क्या करें हम? ये गरम गरम चाय पीकर अपना मुंह जलाने का ये तो चाहती हो ना तुम? रख दे इधर। जब से हमारे घर में आई है ना, शनि की 7.5 छा गई है हमारे घर में। न शक्ल देखने लायक, न सहूर भाने लायक। आके खड़ी होती तो ऐसा लगता है कि जैसे अमावस की काली रात आ गई। अरे छोड़ो, ये तो बातें होती रहेंगी। आप चाय लो। जो कहा जा रहा है चुपचाप से मान लो, नहीं तो झनकार टॉकेट में चलवा देंगे ये बेटी। 100 करोड़ तो कमा ही लेगी। माँ जी, क्या है? दवाई। अरे जहर वहर तो नहीं मिला दिए ना इसमें? हाँ, हमको मारने का आइडिया है तुम्हारा। अरे छोड़, हम पैर खराब है हमरे, हाथ नहीं। पकड़। अरे आ बेटा, आजा बैठ। तू आता है ना तो जरा मन शांत हो जाता है, नहीं तो दिन भर ये काली कलूटी को देखकर तो दिमाग झन्ना जाता है हमरा। अब कर भी क्या सकते हैं अम्मा? जब हमारी किस्मत की कलम में काली स्याही भरी हो तो सुनहरा अक्षर कहां से आएगा बताइए? ये तू भी आ गई? हाँ जीजी, वो हम एग्जाम देकर बाहर निकले ना तो जीजू गेट पर ही खड़े थे, तो हम उन्हीं के साथ आ गए। और जीजू ने हमें आइसक्रीम भी खिलाई। मैंने कहा उनसे कि आपके लिए भी ले ले, पर उन्होंने कहा आपका गला खराब है। आप ठीक हो ना? कालापन, सांवलापन, ये कोई अभिशाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इंसान का ये काला रंग उसकी बहुत बड़ी कमी के रूप में देखा जाता है। अपने काले रंग की वजह से बहुत से लोग हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाते हैं और बेवजह समाज की निंदा और तानों का शिकार बनते हैं। ये भी धारणा है कि गोरा मतलब सुंदर और काला मतलब बदसूरत। लड़का चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन उसे लड़की गोरी ही चाहिए, और अगर कहीं लड़की का रंग काला है तो उसकी शादी के लिए हजारों समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। काले रंग को लेकर हमारे समाज में ऐसी धारणा अक्सर देखी गई है, और श्यामली का काला रंग भी जीवन के हर मोड़ पर उसके लिए किसी नई आजमाइश से कम नहीं था। चाय रख दो। हम क्या कह रहे थे कि चेतू खुद ही आ जाती ना कॉलेज से। आप कहाँ चले गए उसे लेने? अरे कितना चलती हो तुम अपना पैन से, हैं? खुद बस सूरत हो इसका मतलब ये नहीं सारी दुनिया से जलती फिरो, समझी? आप हमको सिर्फ एक बात बताइए, आप चाहते क्या हैं हमसे?
हमेशा हमेशा ऐसे ही जलीकट्टी सुनाते रहते हैं। हमेशा इतना बुरा बर्ताव, बिगाड़े क्या है हम आपका? तो क्या करें, हैं? बताइए। मंदिर में बिठाकर तुम्हारी आरती उतारें कल्लू रानी, हैं? तुम्हारा वीडियो कभी भी दुनिया के सामने आ सकता है, फिर तुम्हें अपना काला चेहरा छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? कल तुम बहुत परेशान लग रही थी। देखो मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। हम ना, अब क्या बताएं आपको, हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए हैं। कल मिलके बात करते हैं, अभी रखते हैं फोन। भाग कहाँ रही है? तू कहीं भी चली जा, मगर मेरी पहुंच से दूर नहीं जा सकती। ऑटो! मैडम कहाँ चलना है? आप चलिए, हम बताते हैं आपको। तेरा वो वीडियो मैंने अभी भी संभाल के रखा है। भूलना मत कि हुक्म का एक कप मेरे पास है और मैं पत्ते कभी भी खोल सकता हूँ। भैया भैया यहीं साइड पे रोकिए, बस भैया यहीं पे रोकिए, यहीं पे। अरे श्यामली, अरे कलूटी कहाँ मर गई? अरे अम्मा, तुम काहे पानी ले रही हो? श्यामली कहाँ है? अरे कहाँ बताए, लगता है कान में रुई ठूस के बैठी है, सुन ही नहीं रही है। अरे श्यामली, कहाँ मर गई तू? क्या हुआ जीजू? तुम्हारी बहन कहाँ है? वो तो सुबह से ही निकली हुई हैं, जब मैं एग्जाम देने जा रही थी। निकली है मतलब? कहाँ गई? अभी पता चल जाएगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फोन भी बंद बता रहा है। अरे ऐसे कहाँ चली गई? ऐसे तो कभी नहीं जाती वो अपना फोन बंद करके। जितना तुम एक काम करो, अड़ोस पड़ोस में जाके देखो, ये अम्मा को अकेला छोड़कर कहाँ गप्पे लड़ा रही है। हाँ जीजू, मैं अभी जाती हूँ। अम्मा, हम भी देख के आते हैं कहाँ गप्पे लड़ा रही है वो। बहुत ढील दे रखी है तूने, जरा कढ़ाई कर। अरे बहुत उड़ने लगी है आजकल। अम्मा आने दो उसे, उसके पंख ही कतर दूंगा, उड़ना ही भूल जाएगी वो। श्यामली ने अपने वैवाहिक जीवन के हालात से समझौता कर लिया था। उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना जरूर थी कि रत्नेश ने उसे एक पत्नी के रूप में स्वीकार तो किया। श्यामली का तन काला था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक श्यामली पूरी रात घर नहीं लौटी? अरे बेटा देख, कोई दरवाजे पे है। आ रहे हैं अम्मा। आइए। सर ये मेरी जीजू। जीजू मैं सुबह ही पुलिस स्टेशन चली गई थी। दीदी का कल से कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होंगी, कैसी होंगी, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन चली गई उनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आपकी पत्नी गायब है और आपने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया? साहब हमें लगा कि किसी सहेली के घर गई होगी और आ जाएगी। कौन सी चली गई? साहब ये तो पता नहीं वो कब आती है, कब जाती है, किससे मिलती है,
अगर साहब वो बता के जाती तो फिर ये नौबत ही नहीं आती ना। आपकी पत्नी और आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है। खैर वो हम पता कर लेंगे। वैसे शामली का कमरा किधर है? साहब वो यहाँ से ऊपर। तलाशी लो सब। साहब वो शामली इस घर को संभालती है। वो घर के काम से अक्सर बाहर जाती रहती है। वो किराने वाले के पास, सब्जी वाले के पास, वो किसके पास जाती है मुझे नहीं पता है। देखिए सब्जी या राशन लेने का मामला नहीं है। आपकी पत्नी कल सुबह से गायब है। उसका फोन भी स्विच ऑफ है और वो अपने मायके में भी नहीं है। सर ये शामली के कमरे से कोई डायरियां मिली है। ये डायरी हम ले जाते हैं और जरूरत पड़ी तो आपको भी पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। रोटी की वजह से घर में पुलिस आ गई और खुद पता नहीं कहाँ लापता है। चेतना, तुमको कौन बोला था पुलिस थाने जाने के लिए? जीजू हमें बहुत डर लग रहा था। पता नहीं जीजी कहाँ होंगी, कैसी होंगी, किस हाल में होंगी। अरे डर तो तुम्हारी जीजी को लगना चाहिए। पता नहीं कल से कहाँ घूम रही है। सर, शामली के केस में जो डायरी हमें मिली उसको पढ़ के लगता है कि शामली अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। पढ़ो क्या लिखा। समझ में नहीं आता कि भगवान ने ऐसा रंग ही क्यों बनाया है जिससे सब नफरत करें। काला रंग। काला रंग मेरा दुश्मन बन गया, मेरा ही रंग। शायद पिंकी ने सही कहा था। हो गई मेरी गुड़िया की शादी। अब मेरी गुड़िया हमेशा अपने गुड्डे के साथ रहेगी। शामली तेरी गुड़िया तो सुंदर है इसलिए उसे गुड्डा मिल गया, लेकिन तुझे कैसे मिलेगा? तू तो कोयले जैसी काली है। कोयला काली, 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 कोयला काली। शामली बेटा, शामली देख मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। आजा आजा आजा। मेरे को नहीं खानी खीर भी। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को? उठ 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 उठ। अरे तू रो रही है, क्या हो बेटा? माँ मैं इतनी कोयले जैसी काली क्यों हूँ और आप इतनी गोरी क्यों हो? पगली तू काली थोड़े ना है, तेरा रंग तो बिल्कुल कान्हा जी पर गया है। कान्हा जी भी तो काले हैं ना। लेकिन कान्हा जी को तो सब प्यार करते हैं और उनको कोई कुछ नहीं कहता। और मुझे बेटा काले गोरे होने से कुछ नहीं होता, मन उजला होना चाहिए, समझी? चल अब जल्दी से खीर खा लो। आ आ आ आ। और बेटा यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे आओ बेटा। आ संभाल के बेटा। ये लो बेटा चाय। बिटिया तो एकदम चांद का टुकड़ा है, लेकिन शादी के लिए इसकी उम्र छोटी नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये शामली नहीं है, ये तो शामली की छोटी बहन चेतना है। वो शामली की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो अपनी सहेली के साथ डॉक्टर के पास गई है। जी। लेकिन लड़की को देखे बिना शादी पक्की कैसे करें? अम्मा, ये छोटी वाली इतनी खूबसूरत है तो बड़ी वाली भी खूबसूरत ही होगी ना। तो ठीक है, आप रिश्ता पक्का ही समझिए। अरे तो मुंह मीठा कीजिए, लीजिए लीजिए। अरे बेटा लो, लीजिए मुंह मीठा कीजिए आप तो। भाई जल्दी से जल्दी हमको सारी तैयारी भी करनी पड़ेगी। कल ही हम पंडित जी को बुलवा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। आगे की सारी तैयारी करने के लिए। शुभ मुहूर्त जल्दी निकलवाना होगा। देखो अब हमसे भी का शर्माना। अब हम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। एक बात कहें, तुम्हारा ये चांद सा चेहरा देखने के लिए हमारा मन कितना विचलित हो रहा था।
अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मा, 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 कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। अम्मा, अरे क्या बात हो गया? काहे चिल्ला रहे? ये क्या किया तुमने हमारे साथ? ये देखिए, एकदम कोयले की खान है, एकदम काली कलूटी। अरे तो हम क्या करें? हाँ, तुम ही तो लड़की देखे बिना शादी के लिए हाँ कहे थे ना? पर फोटो तो आपने देखा था ना अम्मा पहले? हाँ, फोटो तो देखा था हमने। फिर काहे हमारे सर मर दिया इसको? काहे शादी कराई इससे हमारी? वो क्या है? वो क्या है? अब सारी जिंदगी हमें ऐसी शक्ल वाली के साथ रहना पड़ेगा। अब हम बाहर मुंह कहाँ दिखाएंगे? बताइए, आप ही बताइए। अरे इधर खड़ा रहे, बावला हो गएगा। समझता है कितना सारा दहेज लेकर आई है? आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा देगा हम। हाँ, और फिर घर में काम काज के लिए भी लड़की चाहिए ना। तो हमारे सर मर दी है, हमारे गले बांध दी। देखो अम्मा, अब कान खोलकर बात सुन लो हमारी। ये जिंदगी भर इस घर में काम काज के लिए रहेगी। हम ना इससे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाएंगे, समझ रही हैं आप? कहा धीरे बोले। अरे बेटा, अरे सुन तो, हम कहाँ कह रहे हैं? दूर रहो मुझसे, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। और हाँ सुनो, ये अपना बिस्तर ना फर्श पे लगा लेना। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है। दिल की बहुत सारी बातें दिल में ही रह गई जो कभी किसी से नहीं कह पाए। बहुत बार लगा कि सब कुछ कह दूं, पर कुछ भी ना कह पाए। आज हमने डॉक्टर अरुण कुमार से उस वीडियो के बारे में बात की। और बातों बातों में उन्होंने कहा, क्या हुआ? रुक क्यों गए? सर इस डायरी के आगे के पन्ने फटे हुए हैं। आखिरी लाइन क्या है? सर कोई डॉक्टर अरुण कुमार का नाम इस पे लिखा हुआ है। पता करो डॉक्टर अरुण कुमार कौन है। सर सर 4 दिन के लिए बाहर गए हैं, उन्होंने बताया नहीं वो कहाँ गए। उनका नंबर ट्रैक कीजिए। एक्चुअली उनका नंबर स्विच ऑफ है। कोई शामली नाम की पेशेंट कल यहाँ आई थी? कल तो नहीं आई थी शामली जी, लेकिन वो अक्सर आती रहती है। डॉक्टर साहब की अच्छी दोस्त है। लास्ट टाइम कब आई थी वो? यही कि 3-4 दिन पहले। हमें डॉक्टर का कैबिन चेक करना होगा। आइए। आइए सर। ड्रॉस चेक करो। लैपटॉप डॉक्टर में है? जी। सर जिस वीडियो के बारे में शामली की डायरी में लिखा हुआ था, कहीं वो इसमें तो नहीं? चेक करके देखो। सिरे लॉक्ड है। लैब में लेकर चलो। हमें लैपटॉप लेकर जा रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर आते हैं उनसे कहिए हमसे मिले। ठीक है सर। सर ये दोनों ही 3 दिनों से गायब हैं। कहीं कोई चक्कर तो नहीं? हेलो, क्या? तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। गाड़ी घुमाओ फौरन।
आसपास चेक करो। चौबे, सर सर पे मारा गया और इस बेल से गला घोटा गया। किसी पत्थर से मारा है शायद। सर बॉडी को देख के लगता है कि मामला 2-3 दिन पुराना है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और ये बेल और पत्थर फॉरेंसिक्स और उसकी फैमिली को बुलाओ शिनाख्त के लिए। सर पुलिस के सामने सवाल था कि क्यों हुई शामली की हत्या और खूनी कौन है, डॉक्टर अरुण कुमार या कोई और। क्या चल रहा था शामली की जिंदगी में, वजह जो भी रही हो, इस दर्दनाक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। देखिए, पोस्टमार्टम के हिसाब से शामली की मौत 2 दिन पहले हुई थी, तकरीबन 4 से 5 के बीच में। आप कहाँ थे तब? साहब हम तो वो दिन 3 बजे ही घर आ गए थे। कोई गवाह या सबूत है इसका? हाँ सर, जीजू सही कह रहे हैं। उस वक्त मैं जीजू के घर पर ही थी। आप वहाँ क्या कर रही थी? सर मेरा बीए पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है, तो मेरा सेंटर जीजू के घर के बिल्कुल पास था, इसलिए मैं उनके घर पर ही थी। और उस दिन तो एग्जाम खत्म हो गई है ना? साहब वो शामली लापता थी, इसलिए हमने चेतना को रोक लिया। आप लोगों को शामली ने उस दिन कोई फोन किया था? नहीं सर, हमारे पास कोई फोन। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। बॉडी आपको सौंप दी जाएगी। चौबे, जीजा साली का कुछ तो चक्कर है। सवाल एक से पूछो, जवाब दूसरा देता है। दोनों पर नजर रखो। सर देखिए इंस्पेक्टर, मैं अपने मुवक्किल की कोई भी गोपनीयता भंग नहीं कर सकता। वकील साहब, ये मामला आपके मुवक्किल रत्नेश की पत्नी शामली की हत्या का है। क्या? जी हाँ, और हम उसी सिलसिले में पूछताछ कर रहे हैं। रत्नेश मेरे पास आया था पेपर्स लेने। रत्नेश और शामली का डिवोर्स हो चुका है। पहले तूने अपनी बीवी को तलाक दिया और फिर उसके बाद उसे मार दिया। साहब हमने शामली को नहीं मारा, वो जैसे भी थी हमारी बीवी थी। साहब बीवी थी तो तलाक क्यों दिया? और तलाक के बाद भी उसके साथ रहना था? जो भी हुआ वो हमारी और शामली की मर्जी से हुआ। मैंने पूछा तुम दोनों का तलाक क्यों हुआ? जब से शामली ने हमारी जिंदगी में कदम रखा था, हमारी बर्बादी शुरू हो गई थी। अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और हमारी अच्छी खासी नौकरी छूट गई। शामली को तो जैसे मौका ही मिल गया था। वो हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। किसकी बात कर रहा है? सब वो डॉक्टर अरुण। ठीक है, जाओ। चौबे, डॉक्टर अरुण के लैपटॉप का क्या स्टेटस है? सर आईटी सेल इस पे काम कर रहा है, बहुत जल्द डेटा रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करो। सर चेतना और वो लड़का जंगल की तरफ गए हैं।
हाँ सर, ये तो शामली की लाश मिली थी। जी सर, ठीक है सर। तुम उधर ढूंढो जाके, तो जाओ। क्या ढूंढ रहा है? चल पुलिस स्टेशन चल के साथ में ढूंढते हैं। नाम क्या है तेरा? सर शैलेंद्र। एक दूसरे के क्या लगते हो? सर मैं और शैलेंद्र एक दूसरे से प्यार करते हैं। कभी तो नया एंगल सामने आया। वैसे तुम दोनों मर्डर स्पॉट पर क्या करने गए थे? सर वो श्यामली दीदी का मोबाइल ढूंढने गए थे। श्यामली दीदी का मोबाइल? क्यों? और ध्यान रहे, सिर्फ सच बताना। वो मैं एक लोकल कंपनी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता हूँ और चेतना को मिलने के बहाने श्यामली दीदी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता था और वो मेरे सारे प्रोडक्ट खरीदती थी। श्यामली को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता था? हाँ सर, पर वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं थी। क्यों? सर शैलेंद्र के हर्बल क्रीम्स का जीजी पर कोई असर नहीं हो रहा था, तो उनको लगा कि शैलेंद्र उनको ठग रहा है। देखो शैलेंद्र, हमें ना और ज्यादा उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वो जो गोरा होने वाली क्रीम है ना, उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। शराफत से हमारे पैसे वापस दे दो, वरना। अरे दीदी आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? हमारी कंपनी में पैसे वापस करने का कोई सिस्टम नहीं है। हमारी बात ना कान खोल कर सुन लो। हमारे सामने होशियारी मत दिखाना, वरना मोहल्ले में जितने लोगों को तुमने क्रीमें बांटी हैं, पैसा कमाया, उल्लू बनाया ना सबको इकट्ठा करेंगे, तुमको जूते पड़वाएंगे और पुलिस में उठा के दे देंगे, समझे तुम? अगर दीदी आपने ऐसा कोई भी बवाल खड़ा कर दिया ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप चेतना की बड़ी बहन हो। समझ गए ना? और शामली का मुंह बंद करने के लिए तुमने उसका खून कर दिया? हाँ? नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा उन्हें। तो भी जंगल में मर्डर साइट पे क्या बेचने गए थे तुम लोग? सर वो झगड़े के बाद मैंने श्यामली दीदी को धमकी भरा मैसेज किया था। बस फोन ढूंढ के मैसेज डिलीट करने गए थे बस। मर्डर वाले दिन कहाँ थे? सर वो मेरी कंपनी में वर्कशॉप चल रहा था, मैं वहीं पे था। चौबे वेरीफाई करो। सर। सर, डॉक्टर के लैपटॉप से जो डेटा रिट्रीव हुआ है उसमें कुछ खास नहीं मिला और शामली के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ भी पता नहीं चला। सर मैं डॉक्टर अरुण। मर्डर वाले दिन कहाँ थे आप? सर उस रोज दोपहर 2:30 बजे की मेरी हरिद्वार की ट्रेन थी, तो मैं ट्रेन में ही था। ऐसे कौन से पाप धोने थे डॉक्टर साहब कि आप बिना किसी को बताए चुपचाप हरिद्वार के लिए निकल लिए? सर दरअसल शामली भी मेरे साथ जाने वाली थी, इस वजह से मैंने किसी को बताना ठीक नहीं समझा। मतलब बात यहाँ तक आ पहुंची थी? सर ऐसी बात नहीं है, शामली तो मेरे संग जाने से इनकार कर रही थी। मेरे बहुत मनाने के बाद वो तैयार हुई और फिर भी उसने आखिरी टाइम पे मना ही कर दिया। दूसरे की बीवी के साथ हरिद्वार जाने की तैयारी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? देखिए सर, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताता हूँ। जब शामली पहली बार मेरी क्लिनिक में आई, मुझे रियलाइज हुआ कि उसे स्किन ट्रीटमेंट से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। काले रंग की वजह से जिस हीन भावना ने उसके दिल और दिमाग में घर कर लिया था, उसे निकालने की जरूरत थी। शामली जी, आपकी स्किन तो बिल्कुल परफेक्ट है, कितनी खूबसूरत हैं आप। देखिए आपके फीचर्स कितने अच्छे, बड़ी बड़ी आंखें, शार्प नोज। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा गोरा होना है, हम बहुत काले हैं ना। गोरे काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये किसने कहा आपसे कि खूबसूरती किसी के रंग से नापी जाती है? देखिए ये बात आपसे एक डॉक्टर कह रहा है कि आपकी स्किन क्वालिटी अमेजिंग है, आपको किसी तरीके के स्किन ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं। ट्रस्ट मी। आप पहले इंसान हैं जो हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों शामली से पहली बार में ही मुझे बहुत सहानुभूति हो गई थी। धीरे धीरे शामली और मैं काफी करीब आ गए। मैं जहां तक हो सके उसे अपने तरीके से खुश रखने की कोशिश करता था। मतलब आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, है ना? सर शामली ऐसी औरत नहीं थी, वो अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उसके पति ने उसे सिवाय दुख के
और कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन रत्नेश ने तो शामली को तलाक दे दिया था। क्या? सर, मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर मुझे इस बात का जरा भी पता होता ना तो शायद मैं शामली को इस मुसीबत से बचा पाता। कैसी मुसीबत? सर, जिस दिन हम हरिद्वार जाने वाले थे उस दिन सुबह 10 बजे शामली मुझसे मिली थी और वो काफी परेशान लग रही थी। शामली, क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। वो बार बार हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल कर रहा है? कौन ब्लैकमेल कर रहा है? वो एक वीडियो बार बार दिखाकर हमें धमकी दे रहा है। क्या है उस वीडियो में? कौन है वो आदमी? अगर वो वीडियो किसी ने देख लिया ना हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शामली, काम डाउन। तो मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, मुझे समझ में नहीं बता सकते। नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? हम जा रहे हैं। अरे शामली, सुनो ना। शामली सुनो। क्या था उस वीडियो में? सर, उस वीडियो में क्या था ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक बात जरूर है, ये ब्लैकमेलर जो भी था वो शामली के बहुत ज्यादा करीब था। वैसे शामली को तो आप भी बहुत अच्छे से जानते थे। सर, मैं कभी शामली का बुरा नहीं सोच सकता। सर, बात सच है कि शामली मुझे हमेशा से अपना एक अच्छा दोस्त ही मानती थी, लेकिन मैं शामली से प्यार करने लगा था। ठीक है, हम पता लगा लेंगे किस तरह का प्यार था आप दोनों का, लेकिन जब तक हम ना कहें किसी भी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर मत निकल जाइएगा। श्योर सर। जब आंखें तन से हटकर मन की ओर जाती हैं तब इंसान के अंदर की खूबसूरती दिखाई देती है, और यही फर्क था डॉक्टर अरुण कुमार और रत्नेश की नजरों में। रत्नेश ने शामली के काले रंग को ही उसका अस्तित्व बना दिया था, मगर डॉक्टर अरुण ने शामली की अंधेरी दुनिया में रोशनी के दरवाजे खोल दिए थे। शामली अपने मन की व्यथा डॉक्टर अरुण को बताना तो चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं एक जो दोस्त उसे मिला है वो उससे दूर ना चला जाए, या शायद उसके आत्मसम्मान ने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी। शामली का कातिल अब भी पुलिस की पहुंच से दूर था। सर, वो डॉक्टर सच बोल रहा था। रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से ये कंफर्म हुआ है कि वो उस दिन हरिद्वार गया था और आज ही वापस आया है। फिर खूनी कौन है? कहीं वो ब्लैकमेलर तो नहीं? सर, रत्नेश ने दुकान खोल लिया। क्या? आसपास कंफर्म किया तुमने? जी सर, मैंने आसपास से पूछा, उसी की दुकान है। एक काम करो, तुम उस पर नजर रखो। जी सर। सर, पिछले 3 महीनों में रत्नेश के अकाउंट में काफी पैसे आए हैं और सारे अमाउंट सत्यनारायण त्रिवेदी के अकाउंट से ट्रांसफर हुए। सत्यनारायण त्रिवेदी? ये तो शामली के पिता का नाम है ना? हाँ सर, लेकिन रत्नेश ने 5 महीने पहले ही शामली को डिवोर्स दे दिया था। फिर शामली के पिता ने इतने सारे पैसे उसे दिए क्यों? ये रत्नेश जरूर कोई डबल गेम खेल रहा है। क्या? शामली का तलाक हो गया था 5 महीने पहले? जी हाँ। शामली ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया, और ना ही रत्नेश ने। रत्नेश मेरे पास आके चिकनी चुपड़ी बातें करके पैसे देता रहा और मुझे बताया तक नहीं। तलाक के पहले भी उनके संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे। काश हमें पहले पता चल जाता तो कम से कम अपनी बेटी की जिंदगी तो बचा सकते थे। हो गया ये। चौबे, सब रत्नेश का किया धरा लगता है। इसकी दुकान को खंगालना पड़ेगा। चलो। कौन सी है? रत्नेश। सब आप यहाँ? जहां गोरख धंधा वहां पुलिस। चौबे, लैपटॉप चेक करो इसका। ये क्या कर रहे हैं सर? ये कोई तरीका है? सीधे खड़ा रहे, वरना इतना तोड़ूंगा कि जिंदगी भर ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। चेक करो। नहीं साहब।
सर ये लॉक्ड है, अनलॉक कर। साहब आप ये ठीक नहीं कर। अनलॉक कर। चेक कर। साहब आप ठीक नहीं कर रहे। ये देखिए सर, सब पता नहीं हो किसने वीडियो बनाया साहब, इसमें कोई अपनी गलती नहीं है। और वो वीडियो उड़कर अपने आप तेरे लैपटॉप में आ गया ना? बताता हूँ सब, श्यामली हमारे लिए थी मनोज, जैसा उसका रंग था वैसे उसकी तकदीर। जब से उसने अपनी जिंदगी में कदम रखा सारे ग्रह नक्षत्र खराब हो गए, हम बहुत परेशान रहने लगे। फिर घबराकर हम बाबा विश्वेश्वर से जाकर मिले। यथा नाम तथा भाग्य, श्यामली जैसा इसका नाम है वैसा ही भाग्य भी है इसका। इसके स्याह रंग ने तेरे नक्षत्रों पर भी स्याही पोत दी है। तो अब हम क्या करें बाबा? तुझे इससे नाता तोड़ना पड़ेगा, तलाक लेना होगा तुझे इससे। एक बात बताइए हमको, हम आपको तलाक देकर कहाँ जाएंगे? अरे तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है श्यामली, बस सिर्फ एक बार बाबा के पास जाना होगा। बाबा के पास? वो भला का है? वो इसलिए कि हमारा प्रेम तुम्हारे लिए और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए। श्यामली को बाबा के पास ले जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। रत्नेश अब तुम जाओ। इसका उतारा करने के लिए मुझे इसके साथ कुछ क्षण एकांत में व्यतीत करने होंगे। बाबा क्या ये उतारा हमारे सामने नहीं हो सकता है? कदापि नहीं। मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे मनुष्य के यहाँ होने से विघ्न उत्पन्न हो सकता है और इनका काला साया हटाने के लिए मुझे इन्हें निर्वस्त्र करना होगा, नग्न करना होगा मुझे इन्हें। पागल हो गए हो तुम? हाँ, तुम बाबा नहीं हो, तुम ढोंगी और ठोंगी। श्यामली! क्या श्यामली? हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबा को माफ कर दो बाबा। अपमान हुआ है मेरा, घोर अपमान। अब मैं तेरे नक्षत्रों को और अशांत कर दूंगा, विनाश कर दूंगा तेरा मैं, विनाश। हमको माफ कर दो श्यामली। अब आप हमें कितना भी बुझा लीजिए, हम उस बाबा के पास नहीं जाएंगे। हम बाबा के पास नहीं जाएंगे श्यामली। अब से तुम मेरे पास रहोगी, मेरी पत्नी बनके। हमने उससे प्यार का नाटक करके वो वीडियो बना लिया और फिर हम उसे ब्लैकमेल करने लगे। बाबा से घटिया इंसान तो तू है, लेकिन उसे मारा क्यों? इतनी अच्छी नौकरानी को कौन मारना चाहेगा? सब मैं तुझे धमकाना चाहता था, इसीलिए मैं उसे दूसरे सिम से मैसेज करता था। कहाँ हो तुम? मुझे अभी के भी तुमसे मिलना है। शहर से बाहर जो जंगल है वहां आ जाओ। हम आ रहे हैं वहां पे। ऑटो ऑटो ऑटो, रुको रुको रुको। आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? वही जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम इस हद तक गिर जाओगे हमने कभी नहीं सोचा था। हमसे प्यार का नाटक, इतनी गंदी हरकत। अरे गंदगी तो तुम हो हमारी जिंदगी में।
लेकिन आज फैसला होकर ही रहेगा। चलो बाबा के पास। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये तुम्हारा गंदा चेहरा पूरी दुनिया के सामने लगाएंगे, तुम्हें जेल में चक्की भिजवाएंगे। जा रहे पुलिस स्टेशन। हम कहते हैं रुक जाओ। शामली, रुक जाओ शामली। वो अपनी काली सूरत के साथ काला साया लेकर आई थी हमरे घर। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। वो अगर काली थी तो तू कौन सा बर्फ का धुला हुआ है? तुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि तू खुद कितना सुंदर है? जितनी काली तेरी करतूतें हैं ना, उतना काला शायद ही कुछ होगा। खुद को चाहे कितना भी गोरा समझता हो, पर अब तेरा काला समय शुरू होगा, जेल की काल कोठरी में। शामली की हत्या के जुर्म में रत्नेश को जेल हो गई। शामली एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, एक अच्छी इंसान थी, लेकिन सिर्फ उसके काले रंग ने उसे दुनिया की नजरों में मनहूस बना दिया। अजीब माजरा है। काले कपड़े पहनकर हम अपने आप को खूबसूरत महसूस करते हैं। काले टीके को हम शुभ मानते हैं। कहते हैं कि काला टीका बुरी नजर से बचाता है। चेहरे पर काला तिल हमें सुंदर बनाता है, लेकिन अगर किसी इंसान का रंग काला है तो हम उस पर बदसूरती की मोहर लगा देते हैं। यह बेहद जरूरी है कि हम इस रंग भेद से ऊपर उठें, अपनी मानसिकता को बदलें, ताकि कुदरत की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना इंसान, चाहे उसकी बनावट कैसी भी हो, उसका सम्मान हो सके। आओ आओ बेटा, ये तुम्हारा नया घर है। ये तुम्हारा अपना घर है। यहाँ तुम कंफर्टेबली रह सकती हो। यहाँ सोफे पे बैठ के तुम खाना खा सकती हो। खाना भी इनके हाथ का, जिसको खा खा के सबकी हालत ही खराब हो जाती है। रहने दीजिए। हाँ, अंदर तुम्हारा कमरा भी है, मैंने सजाया है, देखोगी? चलो आओ। आओ बेटा, आओ ना अंदर। ये देखो, ये है आपका नया घर, और घर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है आपका नया रूम। देखो कितना प्यारा सजाया है मम्मी ने ना। और आपको इस रूम के बारे में एक खास बात पता है? आप जैसे चाहे वैसे इस रूम को रख सकते हो। हमारी बेटी थी स्नेहा, जो अब हमारे साथ नहीं रही, लेकिन अब तुम हमारी फैमिली में आ गई हो ना, हमारी फैमिली फिर से कंप्लीट होगा। चिराग और अंकिता शाह ने 1 साल पहले अपनी बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था, लेकिन अपने संघर्षों, अपने दुखों को एक तरफ रख उन्होंने एक अनाथ मासूम बच्ची 6 साल की पीहू को गोद लिया। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपना छोटा सा परिवार पूरा करने की उनकी उम्मीद अधूरी थी। मुझे कुछ कहना है। क्या? अरे कहाँ चली गई? पीहू ना बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। मतलब? सुलाने के लिए गई, पूछा कहानी सुना दूं, तो मना कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे बहुत दूर दूर भागती है वो? प्रिय पत्नी जी बैठिए। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं? फालतू में इतना सारा स्ट्रेस क्यों ले रही हो? अरे भाई, नई जगह है, खुलने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तुमसे तो दूर नहीं भागती वो। बच्चे हैं, किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं, किसी के साथ थोड़ा समय लगता है। हाँ? स्ट्रेस मत लो।
हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। थैंक गॉड, कभी कभी पति भी ठीक कह लेते हैं। मैं काम कर लूं? इसके बाद कई बार अनाथालय से लिए बच्चे भी अपने मन में एक अतीत, अपने कुछ अनुभव साथ लेकर आते हैं। खासकर वो बच्चे जो उम्र में बड़े होते हैं, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनकी कल्पना भी हमने नहीं की होती। क्या अंकिता का अनुमान सही था? क्या वाकई में कोई बात पीहू को सता रही थी, या फिर ये सिर्फ एक नई दुनिया में, एक नए परिवार में आने से उत्पन्न होने वाली झिझक थी? जल्द ही चिराग और अंकिता इस सच से रूबरू होने वाले थे। बहुत देर हो गई, चलो चल के सोते हैं। तुम चलो ना, मैं आता हूँ 10 मिनट में। ठीक है, लेकिन देर मत करना। अरे पीहू, क्या हुआ? तुम सही कह रही थी, कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हुआ, बोलो ना। वो पीयू आकर मेरी गोद में बैठ गई। आप अभी तक सोई नहीं? कुछ चाहिए आपको? आपको? मुझे बोली कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब आपको खुश करने के लिए कुछ कर सकती हूँ। चिराग और अंकिता ने कई कोशिशें की पीहू के करीब आने की, उसका डर दूर करने की, उससे खुलकर बात करने की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। पीहू का अंकिता को देखकर डर से कांपना और चिराग के प्रति अनुचित और अश्लील सा व्यवहार जारी रहा। पीहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो बैठो। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं, बैठो बेटा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। नहीं उनको बोलो मुझे मत मारो। नहीं उनको बोलो मुझे मत मारो। नहीं उनको बोलो मुझे मत मारो। नहीं। बच्ची बहुत ही शांत थी, अपने में ही खोई रहती थी। हाँ, उसे बुरे सपने बहुत आते थे, कभी कभी डर के मारे अचानक उठ जाती थी। पता नहीं क्या हुआ था उसके साथ। फिर आपने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, क्या बताती। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे परेशानी से गुजर के ही आते हैं। आपको कुछ तो मालूम होगा, मतलब कोई उसका जानने वाला, कहाँ से आए, कोई रिश्तेदार, कुछ तो। देखिए, मैं पहली बार ही आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि पीयू हमें सड़क के किनारे से मिली थी। धीरे धीरे दोनों समझने लगे थे कि पीहू के मन में एक अजीब धारणा ने अपनी पकड़ जमा रखी थी। किसी ने उसके मासूम मन में बात बिठा दी थी कि सिर्फ अश्लील आचरण द्वारा ही वो अपना बचाव कर सकती थी, मार से, पिटाई से, किसी के गुस्से से बच सकती थी। इसका जिम्मेदार कौन था, ये जानने के लिए पीहू का खुलकर बात करना बेहद जरूरी था, और इसीलिए पीहू को एक मनोचिकित्सक, एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया। दुर्भाग्यवश हमारे समाज में लोग एक मनोचिकित्सक की सलाह लेने में संकोच और शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से चिराग और अंकिता ने ऐसी सारी धारणाओं को परे रखकर पीहू के हित में यह फैसला लिया। बस इसीलिए हम आपके पास आए हैं। जी डॉक्टर, हम दोनों पीहू को लेकर बहुत परेशान हैं। आपकी बातों से लगता है कि पीहू को औरतों से प्रॉब्लम है, इसीलिए वो खुल नहीं पा रही है। शायद मुझसे भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पीहू को उसके डे टू डे रूटीन, यानी कि वो जहाँ पर कंफर्टेबल फील करती है,
वहां पे मैं उसे ऑब्जर्व करना चाहूंगी। यू वेलकम मैम। लड़की कौन सी स्कूल में पढ़ती है? डिवाइन सोल स्कूल। मामा मामी? आप यहाँ कैसे आए? ट्रेन से। किसके साथ? अकेले। कैसे? मामी मुझे छोड़ के चली गई। नहीं, तुम स्ट्रेस लेना बंद करो, माइग्रेन और बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे? मैं सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। कैसे लोग हैं ये? एक लड़की को अकेले छोड़ दिया, वो भी ट्रेन में। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? हाँ, मुझे लगता है हम जरूर कुछ करेंगे और कल ही करेंगे। पूरी कोशिश जारी है, पर अब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। हमें सबूत चाहिए। ये पिछले 2 महीनों में दूसरी मौत है। मासूम बेचारी बच्चियां। वी कांट रेस्ट ठक्कर। सर, बच्ची को ऐसे छोड़ दिया? ऐसे लोग को सजा मिलनी ही चाहिए। और सर वो भी रेलवे स्टेशन पर। ये क्या बात हो रही है? फाइल दिखाओ। बैठी बैठी प्लीज। ये बच्ची पीयू, ये आप लोगों की है? मैम हमने गोद ली है। परवरिश आश्रम से? जी। और इससे पहले ये बच्ची कहाँ थी? जी, वो ऑर्फनेज वालों ने हमें बताया कि उन्हें कहीं सड़क पे मिली थी। फिर ये कंप्लेंट, ये मामा मामी कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम एक्चुअली सच बताएं तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। बच्ची जब से मिली है कुछ नहीं बोल रही है, एकदम चुप है। मैम हम उसे साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर गए थे, तो उसने बताया कि उसकी कोई मामा मामी है जिन्होंने उसे किसी स्टेशन पर छोड़ दिया था। और कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? एनीथिंग? हाँ, एक बात और। बच्ची ने बताया कि वो किसी डिवाइन सोल नाम के स्कूल में पढ़ती थी। शाह, एक काम करो, बड़ौदा स्टेशन सबसे पहले जाओ और वहां पे आने जाने वाली ट्रेन्स का पता करो। स्पेशली जो ट्रेन्स नजदीक से आ रही हैं, क्योंकि अगर बच्ची अकेली थी तो ज्यादा दूर से नहीं आई होगी, नहीं तो कोई टीटी या कोई उसे पकड़ लेता। और उन स्टेशंस का पता लगवाकर वहां पे जाओ और वहां देखो कि ये डिवाइन सोल नाम का स्कूल कहाँ पे आता है। जिस मामा मामी ने एक बच्ची को अकेली स्टेशन पे छोड़ा है, आई एम श्योर हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ, डिवाइन सोल केसर नगर में है। केसर नगर में ना? ठीक है। प्रियंका रावल इसी स्कूल में पढ़ती थी। हमारे पास बस उसका यही एड्रेस है। ये शायद उसके मामा मामी का एड्रेस है। शुक्र है मैडम, हमने कुछ नहीं किया।
મેડમ સાહેબ અમારો કાંઈ વાંક નથી અને સાચું કહું છું મેં કાંઈ નથી કર્યું. एक मासूम बच्ची को अकेला छोड़ा स्टेशन पे. नहीं 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 मैडम, हमने नहीं छोड़ा, वो खुद ही भाग गई. हमने खोजने की पूरी कोशिश की पर नहीं मिली. पुलिस में तो कंप्लेन की होगी ना तुमने? रिपोर्ट देख सकता हूँ? नहीं साहब, उस वक्त तुम बच्ची को लेके इतना परेशान थे कि ऐसा कुछ विचार ही नहीं आया. तू सच बोल रही है? सच्ची. पक्का? पक्का मैडम. झूठ कह रहे हो तुम, क्योंकि तेरा पति हमें सच पहले ही बता चुका है. तुम्हारी पत्नी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है. क्या बोला उसने? मारते थे तुम उसको, पीटते थे बच्ची को. नहीं नहीं और मैडम, तूने ही उसको स्टेशन पे अकेला छोड़ा था. अरे नहीं नहीं मैडम, झूठो बोले छे. मेरी बहरी वीणा ही बच्ची को बहुत मारती थी, उसी ने उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ा है. मेरा पति तो खुद ही एक नंबर का लंपट है, अपनी ही भांजी पे डोरे डालता है. कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, हवालात की हवा खाकर पता चल जाएगा. पीहू बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं है. आपके मामा मामी को पुलिस ने पकड़ लिया है. हाँ बेटा, अब आपको अपने अंदर कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल डरिए मत. आपको ड्राइंग करना पसंद है ना? आप जाकर ड्राइंग करो. मुझे लगा था कि ये खबर सुनकर कुछ रिएक्ट करेगी, कुछ बोलेगी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं बोल रही है. आई नो डॉक्टर, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं लग रही. एक रास्ता है शायद. मिस्टर चिराग, आपका ये रिक्वेस्ट मुझे थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है. डॉक्टर, क्या ये जरूरी है? आई नो ये आम बात नहीं है, अनयूजुअल है, लेकिन शायद यही एक रास्ता है. ठीक है, लेट मी सी मैं क्या कर सकती हूँ. डरना नहीं पीहू, हाँ डरना नहीं. बेटा डरो मत. बेटा मैं पुलिस में हूं. देखो हमने किसे पकड़ा? आपके मामा मामी को. अब वो आपको कभी नहीं मारेंगे, कभी परेशान नहीं करेंगे. आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि वो हमेशा जेल में रहे, आपको परेशान ना करें, तो आपको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी. अपने पापा को, मम्मी को, डॉक्टर आंटी को सब सच बता के कि आपके साथ क्या हुआ था. ले चलो ना. दिस इज गुड. पीहू पहली बार हमारे सामने रोई है और ये जरूरी भी था. पीहू अब ज्यादा खुल चुकी है, इससे शायद हमें वो कुछ और बातें बता सके. इट्स अ गुड साइन. देखा ना आपने, आपके गंदे मामा मामी को पुलिस पकड़ के ले गई. अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है, सब ठीक हो गया. चलो अब खुल के सब कुछ सच सच बताओ हमें. बेटा तुम अपने मामा और मामी के साथ रहती थी ना? वो तुम्हें तंग करते थे, मारते थे, पनिश करते थे तुम्हें? मामी को मैं अच्छी नहीं लगती थी, बहुत डांटती थी मुझे, बहुत मारती थी. बच्ची बेचारी, क्या बिगाड़ा है इसने? माँ बाप तो परलोक सिधार गए, फोकट पे मेरे माथे मर गए. अब बस भी करो. मुझे सब पता है कि इतना लाड़ क्यों आ रहा है इसके ऊपर, समझे? इतनी अनाड़ी नहीं हूं मैं. मामा बहुत अच्छे थे, रोज मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाते थे. ले चॉकलेट खाओ. जब तक मैं ना आऊं हिलना मत कहीं. कोई कहीं बोले जाना मत, ठीक है?
पीयू का केस तो सॉल्व हो गया, चाइल्ड मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन रिज्यूम करें? वो तो करना चाहिए हमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पीयू का केस पूरी तरह से सॉर्ट हुआ है। इस केस का कोई अपडेट है क्या? है। यस मैम, आप ही की वेट कर रहा था मैं। क्यों, कोई नई खबर? यस सर, वो अनाथ आश्रम वाले तुम्हारे को झूठ बोल रहे। रघु काम छोड़ के कहीं नहीं गए, क्या अच्छे अनाथ आश्रम में। और फिर ट्रेन रुकी। बेटा क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? गुम हो गए हो क्या? मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। वो कौन? कौन अंकल? पीहू? कहाँ लेकर गए तुम्हें? बताओ ना बच्चे, कहाँ लेके गए थे वो तुम्हें? वो उस जगह लेके गए थे। बोलो बेटा, किस जगह? मानस आश्रम। रघु क्या है? बुलाओ उसे। मैंने आपको पहले भी बताया, वो यहाँ नहीं है, हमने उसे निकाल दिया है। झूठ बोल रही हो तुम, हमें पता कि वो यही है, बाहर निकालो उसे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी मैडम? हमें एक पक्की खबर मिली कि वो यही है, अब तुम उसे बाहर निकालती हो या? मैडम वो सच में यहाँ नहीं है। जाओ सर्च करो। जी मैडम। मैम ऐसे कैसे? आप तलाशी नहीं ले सकते, आपके पास वारंट है? मैम वो मेरी भी ड्यूटी है ना, मैं तलाशी लेने नहीं दे सकती। ठीक है, आज तुम हमें रोक लोगी, लेकिन कल हम वारंट के साथ लौटेंगे, और फिर तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम पे क्या बीतने वाली है, और तुम्हारे उस रघु पर। चलो शाह, वारंट अरेंज करो जल्दी। जी। 2 कांस्टेबल्स ड्यूटी पर लगा, अगर ये मुक्ता कोई गलती करेगी ना तो अभी करेगी। मैंने उसको बोला वो। मैडम रघु पकड़ो उसे। लेकिन मैडम आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये रिपोर्ट देख रहे हैं? पहले भी कई बार तू लड़कियों के शोषण के केस में अंदर जा चुका है ना, सारा कच्चा चिट्ठा लिखा है तेरा इसमें। साहब फाइल फिर से चेक करो ना, देखो ना फटाफट छोड़ दिया था मेरे को, क्योंकि मैडम मैंने कुछ किया नहीं था। अच्छा तूने कुछ किया नहीं था तो फिर तू भागा क्यों था? और मुग्धा ने हमसे झूठ क्यों कहा था कि तू वहां है ही नहीं, काम ही नहीं करता वहां? मैडम मुझे पता था आप लोग मुझे फिर से परेशान करेंगे, पकड़ के यहाँ पे लाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इसीलिए। मैडम मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, बहुत प्यार करता हूँ बच्चों से? मैडम अगली बार सबूत होगा तो ही पकड़ना मेरे को। देख हम तो तुझे बार बार पकड़ेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब तू यहाँ आता है, और फिक्र ना करो, सबूत के साथ पकड़ेंगे अगली बार, ऐसा पकड़ेंगे कि तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखेंगे। फिर बेटा आप हमें सब सच बता सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने उस रघु को जेल में डाल दिया, और अगर आप हमें सच बताओगे तो वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। बोलो मुझे। मैडम जी हम इन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ये जानते हैं कि हमें इनकी कितनी परवाह है। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा।
देखो बच्चों, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। डर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ी कमजोरी, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। इसलिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है यहाँ पे, इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है, बताओ मुझे। ये रघु तुम्हारे साथ क्या करता था? मैडम जी, आप बार बार आखिर कितनी बार इनसे यही सवाल करेंगी? जब तक हमें अब सवालों का जवाब नहीं मिलेगा ना, हम पूछते ही रहेंगे। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हमें इन सवालों का जवाब बहुत ही जल्द मिलने वाला है, और फिर तुम दोनों जेल के पीछे होंगे। मैडम जी, वो हमारा स्टाफ मेंबर, वो परमार, रघुनाथ परमार, आप उसे छोड़ देंगे ना? हाँ, अभी के लिए छोड़ देंगे उसे, क्योंकि बहुत ही जल्द हमें उसे फिर से पकड़ना है, और इस बार हमेशा के लिए, और उसके साथ साथ तुम्हें भी। पुलिस ने रघु को हिरासत में रख आश्रम के बच्चों से सच जानने की कोशिश की, लेकिन किसी बच्चे ने उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। पर वो इस बात से अनजान थे कि जिस गवाह को वो ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि पीहू ही थी। बेटा फिर वहां पे क्या हुआ? उसके बाद मैं उनसे मिली। अरे वाह, तो बहुत प्यारी बच्ची है। क्या हुआ बेटा? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये आपका नया घर है, और पता है आपको यहाँ नए नए दोस्त भी मिलेंगे। ठीक है, डरना नहीं। हाँ देखा मैडम, कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम बताया आपने बेटा? पीहू। पीहू। देखो पीहू बेटा, इन आंटी से ना बिल्कुल मत डरना, ये आपको बहुत प्यार करेंगी। और इनसे भी ज्यादा प्यार मैं आपको करूंगा, ठीक है? जाओ बेटा। चलो। लेकिन ये सब झूठ था। वो हम सबको बहुत मारती थी, बहुत काम करवाते थे, बहुत मारते थे, बहुत काम करवाते थे, बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। तुम उस ऑर्फनेज वाली आंटी से मिली ना? वो कमरा कैसा था? और लड़कियां थी तुम्हारे साथ? हाँ, वहाँ हम लोग एक बड़े रूम में रहते थे। उस रूम में बहुत अंधेरा होता था और ठंड भी थी। मुझे उस रूम में डर भी लगता था। एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और तभी मैंने देखा कि वो अंकल कमरे में आए। ए, उठ। ये देख क्या है, चाहिए? ऐसी और टॉफी चाहिए? चल मेरे साथ। एक लड़की को टॉफी दिया और उसे लेके गए। मैंने बहुत दिनों से टॉफी नहीं खाई थी। मुझे भी टॉफी चाहिए थी, इसीलिए मैं उनके पीछे गई। और फिर उसके बाद वो लड़की वापस कमरे में आई और कह रही थी कि बहुत दर्द हो रहा है। आखिर छोड़ना पड़ा ना। देख ले, हमेशा छूट जाता हूँ। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े और वैसे भी उन्हें हम पे शक है। करने देना, तू है ना मुझे बचाने के लिए। लेकिन मैं तुझे हमेशा नहीं बचा सकती। क्यों नहीं बचाएगी? मेरे बिना अकेली रह पाएगी तू? किसी के भी आगे आकर गवाही ना देने से पुलिस के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब तक आश्रम के मासूम छोटे बच्चों पर डर ने काबू पा रखा था, तब तक इस केस में पुलिस को किसी भी तरह की बढ़त मिलनी मुश्किल थी।
नहीं आ रही। मुझे लोरी सुनाओगी? मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आई होप हमारे पीहू के साथ वो सब ना हुआ हो जो दूसरी लड़कियों के साथ होता है। हुआ होगा, शायद उसके साथ भी वही हुआ होगा, पर हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें और स्ट्रांग होना होगा, ताकि उसके साथ जो हुआ है उसका असर उसके जीवन पर ना पड़े और हमारे प्यार पे ना पड़े। सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। हेलो हेलो, क्या हुआ? मैम, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पिछले सारे केसेस के जितने लोगों से बातचीत की, उनमें से एक जन भी ऐसा नहीं है जो केस रीओपन करना चाहता हो। सबका यही कहना है कि बच्चियों ने पहले ही बहुत कुछ सफर कर लिया है। कानून पर से विश्वास उठ चुका है उनका। मैम, आई अंडरस्टैंड उन पर क्या बीत रही होगी, लेकिन शाम यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। वो रघु चुप नहीं बैठने वाला। मुझे यकीन है कि किसी ना किसी बच्चे की जान फिर से खतरे में होगी। लगा ही था मुझे, मानस अनाथ आश्रम वही है। सर्च वारंट तैयार है? तैयार है मैम। चलो फिर। जी। फिर उस रात सुन, बिस्किट खाएगी? नहीं। क्यों? तुम्हें मुग्धा आंटी की मार से नहीं बचना? हाँ। तुम्हें पता है, उनसे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ तुम्हें। चलेगी मेरे साथ? हाँ। आजा, मेरी गोद में बैठ। देख, अगर तू मुझे खुश रखेगी ना, तो मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हमें पुलिस को बताना होगा। हाँ, लेकिन पीहू ये सब पुलिस को कैसे बताएगी? बताएगी ना, क्यों नहीं बताएगी? और बताना होगा, किसी और के साथ भी ये हो सकता है। बताएगी ना, बहादुर बच्ची है ना, बताएगी, वो बता लेगी। क्यों रे, तूने कल मेरा पाँव भी ठीक से नहीं दबाया, समझ में नहीं आता तेरे को? बेटा जाओ, आप आराम करो। मैडम जी, आप लोग फिर से? हमें एक लाश मिली, एक बच्ची की। लाश? इसी ऑर्फनेज के कपड़े पहने हुए थे उसने। पर किसकी? ये तो हमसे बेहतर तुम लोग बता पाओगे ना। आरती? आरती की लाश? हे भगवान मैडम जी, वो कल ही भाग गई थी। हम बहुत परेशान थे उसके लिए। हम बस रिपोर्ट लिखाने ही वाले थे कि। वाह, बहुत अच्छा ड्रामा कर लेते तुम। लेकिन अब ना सारा ड्रामा बंद होने वाला है। तुम बच्चों में से
सब आरती को जानते हैं ना? उसके कमरे में कौन रहता था? तुम ना बेटा? तुम आरती के कमरे में रहती हो ना? घबराओ मत, इधर आओ। तुम इंस्पेक्टर के साथ जाओ और उन्हें आरती का कमरा दिखाओ, ठीक है? ले जाओ इसे। जी। तुम लोग जाओ, जाकर आराम करो, जाओ। तुम सब यहीं रुको, कोई नहीं जाएगा यहां से। देखो बेटा, तुम लोगों को अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस तुम लोगों के साथ है। किसी को कुछ पता है आरती के साथ क्या हुआ, किसने उसके साथ क्या किया है, तो प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारी दोस्त थी ना वो? ये निकालो। मैडम जी, बच्चे हैं, बार बार तलाशी लेने से इन्हें भी परेशानी होती है। मैं तो बस इन्हें आराम करने भेज रही थी। बड़ी फिक्र है तुम्हें बच्चों की। अब सब पता चल जाएगा बहुत ही जल्द। मैम और कुछ तो नहीं मिला, बस ये कुछ कपड़े मिले उस बच्ची आरती के। मैम, कपड़ों से क्या होता है? मैंने तो बताया कि वो यहाँ रहती थी, कपड़े तो होंगे ही ना। हमें क्या मिलेगा ना, उसकी फिक्र हमें करने दो। क्या पता क्या मिल जाए, कोई डीएनए सैंपल या कुछ ऐसा जिससे हमें पता चल जाए उसे किसे छुआ है, किसने उसके साथ बदतमीजी की है। चलो। तुमने कपड़े सही से साफ किए थे? मुझे क्या पता, पता नहीं तुमने उसके साथ क्या क्या किया है। सिर्फ सबूत की बात है, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं इस बार के तो। मैम, आप लोग यहाँ क्या हुआ, सब ठीक? मैम, हमें एक बात पता चली है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। क्या? मैम, पीहू आपको खुद ही बताएगी। पीहू बेटा, बोलो क्या हुआ? बोलो बेटा, क्या हुआ? मुझे एक दिन मौका मिला और मैं वहां से चुपचाप भाग गई। फाइनली आप लोग नहीं जानते कि हम कब से उस ऑर्फनेज के पीछे पड़े। हमें पता था कि कुछ हो रहा था वहां, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था। थैंक गॉड कि आप सामने आए और हमें वो सबूत मिल गया। और स्पेशली पीहू बेटा, आप हमेशा ऐसी ब्रेव रहना, हम उन गंदे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। शाह। जी मैडम। इसी की उम्मीद थी। उस मुक्ता और रघु को उनके असली घर लाने का समय आ गया। चलो। यस मैम। अरेस्ट करो ने। अरे ये क्या है? आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? छोड़िए। सबूत है हमारे पास और इस बार वारंट भी है। कैसा वारंट है, कैसा सबूत? मैं नहीं मानता। वो सब ना थाने चलकर पता चल जाएगा तुम्हें। अरे हट। इंस्पेक्टर, तुझे कहा था ना मुग्धा, छोड़ूंगी नहीं मैं, ना तुझे ना इस रघु को। बहुत जुल्म करते हो ना तुम लोग बच्चों पर, इन मासूम मासूम बच्चों पे। अब देखना मैं तुम लोगों का क्या हशर करती हूं। ले चलो ने। रघु और मुग्धा के जेल जाते ही धीरे धीरे कई बच्चों ने सच बोलने का साहस किया और अब इन दोनों के खिलाफ सबूतों और गवाहों की एक लंबी लिस्ट बन गई थी। एक तरफ एक बच्चे की लाश मिलने का मामला और दूसरी तरफ पीहू की मनोचिकित्सा शुरू होना। इन दोनों लकीरों के मिलते ही पर्दाफाश हुआ बाल उत्पीड़न के संगीन जुर्म का।
भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार तकरीबन 53% बच्चे बाल उत्पीड़न यानी कि चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं। इनमें से कई बच्चे इस शोषण को अपने मन में ही दबाए रखते हैं और ज्यादातर मामलों में पाया गया है कि ये दुष्कर्म करने वाले परिवार के ही कोई करीबी या रिश्तेदारों में से ही कोई एक होते हैं। अगर अंकिता और चिराग सतर्क ना होते, पीहू पर ध्यान ना देते, सही समय पर उसकी मनोचिकित्सा ना करवाते तो शायद ये मामला भी कई अनगिनत मामलों की तरह दब जाता और इसका सीधा असर पीहू की मानसिकता और उसके भविष्य पर पड़ता। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, बाल यौन उत्पीड़न हमारे समाज का एक घिनौना सच है और इसका मुकाबला इससे आंखें चुराकर नहीं बल्कि इसका सामना कर, दोषी को सजा दिलवाकर और पीड़ित बच्चे को इससे मुक्त कराकर ही होगा। यह जुर्म मानवता के बुनियादी कर्तव्य का उल्लंघन है, हमारे बच्चों की मासूमियत की सुरक्षा। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रण लें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।